हमें बचपन से सिखाया गया कि कर्ज लेना खतरनाक है, ये इंसान को गरीब बना देता है, इससे दूर रहो। लेकिन अगर कर्ज इतना ही बुरा है तो दुनिया के अमीर तरीन लोग बैंकों के सबसे बड़े मकरूज क्यों हैं? एलन मस्क जैसे अरबपति अपने अरबों के असासे बेचने के बजाय बैंकों से कर्ज क्यों लेते हैं? पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार करोड़ों और अरबों के कर्ज लेकर मजीद बिजनेस क्यों करते हैं? क्या ये लोग कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसे हम नहीं समझते, या फिर हमें कर्ज के बारे में सिर्फ आधा सच बताया गया है? ये सिस्टम हमारे मुल्क में काम कैसे करता है? क्योंकि रियलिटी ये है कि अमीर लोग कर्ज से नहीं डरते, बल्कि वो वेपन की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। एक आम इंसान कर्ज लेकर अपनी जेब खाली करता है, लेकिन एक अमीर इंसान कर्ज लेकर ऐसी चीज खरीदता है जो उसकी जेब भरना शुरू कर देती है। इसी फर्क ने दुनिया में दो किस्म के लोगों को जन्म दिया, एक वो जो सारी जिंदगी कर्ज उतारते हैं और दूसरे वो जो दूसरों के पैसे इस्तेमाल करके अपनी दौलत की एम्पायर बनाते हैं। अगले चंद मिनटों में हम देखेंगे कि आखिर अमीर लोग बैंक के पैसे से अमीर कैसे होते हैं और क्यों एक ही कर्ज किसी इंसान को तबाह भी कर सकता है और किसी को अरबपति भी बना सकता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए पहले फाइनेंस का एक बुनियादी असूल समझिए। हर कर्ज बुरा नहीं होता। कर्ज की दो टाइप्स हैं, गुड डेट और बैड डेट। तुम्हें इस तरह समझाता हूँ कि फर्ज करो उस्मान की नई नौकरी लगी। उसने सोचा अब एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि सोसाइटी में उसका स्टेटस बन जाए। वो बैंक जाता है, 20% एनुअल इंटरेस्ट पर गाड़ी फाइनेंस करवा लेता है। अब हर महीने उसकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बैंक की किस्त में चला जाता है। दूसरी जानिब गाड़ी की कीमत हर साल कम हो रही है, पेट्रोल अलग, मेंटेनेंस अलग, यानी खर्चे ही खर्चे। और उसके कंट्रारी कामरान का एक छोटा सा टेक्सटाइल सेटअप है। वो भी बैंक जाता है, 20% इंटरेस्ट पर 20 लाख रुपए का कर्ज लेता है, लेकिन फर्क ये है कि वो गाड़ी नहीं खरीदता, जर्मनी से एक जदीद मशीन इंपोर्ट करता है। ये मशीन उसकी प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा देती है। अब हर महीने वो तमाम एक्सपेंसेस निकालता है और बैंक की किस्त भी अदा करता है और फिर भी 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बचाता है। अब गौर कीजिए, दोनों ने कर्ज लिया, दोनों ने बैंक को इंटरेस्ट दिया, लेकिन फिर भी दोनों का आउटकम मुख्तलिफ निकला, क्योंकि फर्क कर्ज लेने में नहीं था, फर्क उस चीज में था कि जिसके लिए कर्ज लिया गया था। उस्मान का कर्ज था बैड डेट और कामरान का कर्ज था गुड डेट। उसूल याद रखो कि अगर कर्ज ऐसी चीज खरीदने के लिए ले रहे हो जिसकी कीमत वक्त के साथ साथ कम होती है, जैसे मोबाइल, गाड़ी या कपड़े, तो तुम अपने आज के सुकून के बदले अपना कल खतरे में डाल रहे हो। लेकिन अगर कर्ज ऐसी चीज के लिए है जो तुम्हें मजीद पैसा कमा कर दे, तो तुम अमीर होने की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। अमीरों का सबसे ताकतवर हथियार जानते हो क्या है? लिवरेज। फिजिक्स में लिवरेज का मतलब है कम ताकत से ज्यादा वजन उठाना। फाइनेंस में इसका मतलब है कि अपने थोड़े से पैसे और बैंक के ज्यादा पैसे मिलाकर एक बड़ा सा एसेट खरीद लेना। मिसाल से समझते हैं, फर्ज करो बहरिया टाउन या डीएचए में एक कमर्शियल प्लाजा फरोख्त हो रहा है, कीमत है 10 करोड़ रुपए। एक आप मिडिल क्लास इंसान क्या सोचेगा कि जब मेरे पास 10 करोड़ जमा होंगे तब खरीदूंगा। फिर वो सालों मेहनत करता है, पैसे बचाता है, लेकिन महंगाई उससे ज्यादा तेज भागती है और वो कभी 10 करोड़ जमा नहीं कर पाता। प्लाजा किसी और का हो जाता है, लेकिन एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान मुख्तलिफ सोचता है। फर्ज करो उसके अकाउंट में 10 करोड़ मौजूद भी हैं, फिर भी वो अपने पैसे इस्तेमाल नहीं करेगा। वो बैंक जाएगा और कहेगा कि मैं ये प्लाजा खरीदना चाहता हूँ, 2 करोड़ मैं खुद दूंगा, बाकी 8 करोड़ आप कर्ज दे दें। बैंक फौरन राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास प्लाजा बतौर कोलेट्रल मौजूद है। अब शायद तुम सोच रहे हो कि 8 करोड़ पर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। फर्ज करो इंटरेस्ट 20% बनता है, तो 8 करोड़ पर सालाना तकरीबन 1.6 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अमीर आदमी पहले ही होमवर्क कर चुका होता है। वो मार्केट रिसर्च करता है, फिर प्लाजा खरीदता है और खरीदते ही उसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी बैंक या किसी बड़े सुपरमार्केट ब्रांड को किराए पर दे देता है, जहां से उसे सालाना 2 करोड़ रुपए का किराया मिलता है। अब इसे और भी आसान जुबान में समझो। फर्ज करो इस प्लाजे से सालाना किराया आया 2 करोड़ रुपए, बैंक को इंटरेस्ट दिया 1.6 करोड़ रुपए। अब हिसाब लगाओ, कुछ किए बगैर 40 लाख रुपए सालाना नेट प्रॉफिट। लेकिन असल फायदा अब भी बाकी है। पाकिस्तान में अच्छी कमर्शियल रियल एस्टेट की कीमत अक्सर वक्त के साथ बढ़ती रहती है। 5 साल बाद 10 करोड़ का यही प्लाजा 20 करोड़ का हो जाता है। अब एक सवाल, इस अमीर आदमी ने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए? सिर्फ 2 करोड़ रुपए। और कंट्रोल किस चीज पर हासिल किया? 10 करोड़ के असासे पर। बाद में उसी असासे की कीमत बढ़ गई। इसको कहते हैं
ओपीएम, यानी दूसरों के पैसे इस्तेमाल करके दौलत बनाना। अमीरों की कोशिश होती है अपना कैश महफूज रखें और बैंक के पैसे से मजीद असासे खरीदें। अब आते हैं इस राज की तरफ जो वॉल स्ट्रीट से लेकर पाकिस्तान के बड़े सरमायाकारों तक सालों से इस्तेमाल होता रहा है। बाय, बोरो एंड डाई। खरीदो, कर्ज लो और मरते दम तक असासा मत बेचो। आम आदमी क्या सोचता है, जब किसी अमीर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी जमीन बेच देता होगा या अपनी कंपनी के शेयर्स फरोख्त कर देता होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अमीर आदमी अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कभी नहीं बेचता, क्योंकि जैसे ही वो असासा बेचेगा उसे कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर किसी ने 5 करोड़ की जमीन खरीदी, कुछ साल बाद उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए हो गई। अगर वो उसे बेच दे तो इस प्रॉफिट पर टैक्स लग सकता है। तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं, वो असासा बेचते ही नहीं, वो बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 50 करोड़ के शेयर्स हैं या 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब आप इसे बतौर जमानत रख लें और मुझे 30 करोड़ रुपए कर्ज दे दें। अब यहाँ फाइनेंस का एक अहम उसूल सामने आता है, कर्ज इनकम नहीं होता बल्कि ये एक लायबिलिटी होती है। इसीलिए आमतौर पर कर्ज लेने पर इनकम टैक्स नहीं लगता। फर्क समझो, अगर तुम असासा बेचते हो तो मुनाफा पैदा होता है और उस पर टैक्स लग सकता है, लेकिन अगर तुम कर्ज लेते हो तो तुम सिर्फ उधार ले रहे होते हो। इसीलिए अमीर आदमी को 30 करोड़ रुपए कैश मिल जाता है, असासा भी उसके पास रहता है और वो उसी रकम से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, नए बिजनेस भी शुरू करता है और जब पुराना कर्ज खत्म होने लगता है तो अपने बढ़े हुए असासों की बुनियाद पर एक नया कर्ज ले लेता है। यही साइकिल बार बार चलता रहता है। अब शायद तुम्हारे जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो अमेरिका में होता होगा या यूरोप में, जहां इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4 या 5% होता है। पाकिस्तान में तो शरह सूद कभी 20% से भी ऊपर चली जाती है। तो फिर यहाँ ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? असल सीक्रेट सिर्फ इंटरेस्ट रेट में नहीं बल्कि इंटरेस्ट रेट और महंगाई के ताल्लुक में छुपा है। बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान जैसे ममालिक में अक्सर महंगाई को भी अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। सरप्राइजिंग है ना? फर्ज करो 2024 में एक बिजनेसमैन ने बैंक से 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। उस वक्त महंगाई तकरीबन 25% थी और बैंक का इंटरेस्ट रेट 22%। एक आम आदमी फौरन कहेगा कि 22% पर कर्ज लेना ये तो नुकसान का सौदा है, लेकिन इन्वेस्टर डिफरेंट तरीके से सोचता है। वो 10 करोड़ रुपए अपने लॉकर में बंद नहीं करता, वो फौरन ये अमाउंट ऐसे असासों में लगाता है कि जिनकी कीमत महंगाई के साथ बढ़ती है, मसलन जमीन, स्टील या दूसरी कमोडिटीज। अब 2 साल गुजर जाते हैं, महंगाई जारी रहती है और उसके असासे की कीमत 10 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ रुपए हो जाती है। यानी उसके असासे की वैल्यू में बगैर कुछ काम किए तकरीबन 60% इजाफा हो गया। दूसरी जानिब उसने बैंक को कर्ज पर इंटरेस्ट भी अदा कर दिया। और अब आती है सबसे अहम बात, रुपए की परचेजिंग पावर। 2024 के 10 करोड़ और 2026 के 10 करोड़ दोनों की एक जैसी वैल्यू नहीं। महंगाई की वजह से बाद वाले 10 करोड़ से कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। सादा अल्फाज में उसने बैंक से कंपैरेटिवली ज्यादा वैल्यू वाला रुपया लिया और बाद में कम वैल्यू वाला रुपया वापस किया। इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर्स सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं देखते, वो महंगाई, असासों की कीमत और रुपए की रियल वैल्यू, इन तीनों चीजों का हिसाब लगाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, अगर महंगाई ज्यादा हो और तुम सिर्फ कैश संभाल कर बैठे रहो तो उसकी परचेजिंग पावर वक्त के साथ कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स सोच समझकर इनकम पैदा करने वाले असासों में इन्वेस्टमेंट करे तो महंगाई से ऐसे इन्वेस्टर का फायदा होता है। इसीलिए कामयाब इन्वेस्टर महंगाई को मसला नहीं समझते, वो कोशिश करते हैं कि उसे अपने फायदे में तब्दील करते हुए प्रॉफिटेबल बनाएं। लेकिन एक मिनट, ये गेम जितनी प्रॉफिटेबल लगती है उतनी ही डेंजरस भी है। कर्ज एक डबल एज सॉर्ड है, अगर इसे इस्तेमाल ना करना आए तो यही स्ट्रेटेजी आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसी कर्ज ने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए और इसी कर्ज ने गलत इस्तेमाल की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी तबाह किया। असल मसला कर्ज नहीं बल्कि हद से ज्यादा कर्ज है। फाइनेंस की जुबान में इसे ओवर लेवरेजिंग कहते हैं। जैसे तुमने 10 करोड़ का कर्ज लेकर एक कमर्शियल प्लाजा खरीद लिया और प्लान ये था कि किराया आएगा, किस्त निकलेगी और प्रॉफिट भी बच जाएगा। लेकिन अचानक मुल्क में माशी बुहरान आ जाता है या कोरोना जैसी वबा आ जाती है, किराएदार प्लाजा छोड़ देते हैं, प्लाजा खाली पड़ा है, आमदनी सिफर है, लेकिन बैंक उसे तुम्हारी मुश्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर महीने किस्त वक्त पर चाहिए। जब कैश फ्लो रुक जाता है तो असल मसला शुरू होता है। किस्तें रुकती हैं, जुर्माने बढ़ते हैं, बैंक जमानत जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है, क्रेडिट हिस्ट्री मुतासिर होती है और अगर हालात ना संभलें तो सालों की मेहनत
खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए लेवरेज ताकत भी है और एक खतरा भी। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि कल सुबह उठो, बैंक जाओ और कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। हरगिज नहीं। ये गेम सिर्फ पैसे का नहीं। जब तक तुम्हारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, तब तक यही कर्ज तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है।